जब भी ये वर्ड सुना तो ऐसा लगा यार यहाँ तो बहुत सारी बातें होंगी, इकोनॉमी में तो इतने सारी मुश्किल चीज़ें होती हैं, पता नहीं मैं कैसे पढ़ पाऊंगा जब मेरा बैकग्राउंड ही नहीं है। उन लिमिटेड रिसोर्सेज को आप कैसे यूटिलाइज करोगे, एंड इस इक्वेशन को स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू PW ओनली IAS। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इंडियन इकोनॉमी। अब जब स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर वर्ड को सुनते हैं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में सुनते हैं, तो कई बार उनके दिमाग में बहुत बड़ा डर क्रिएट हो जाता है। एंड एक्चुअल में आपको समझाता भी हूँ कि डर होता क्यों है एंड कैसे हम कहीं ना कहीं उस डर को हैंडल कर सकते हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में क्या है ना, जब हम ये वर्ड सुनते हैं इकोनॉमी, अब काफ़ी सारे बच्चों का क्या होता है, बैकग्राउंड तो रहा नहीं होता इकोनॉमी के अंदर, पहली बार इकोनॉमी को पढ़ रहे होते हैं, जिस वजह से उनके दिमाग में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, कि जब भी ये वर्ड सुना तो ऐसा लगा यार यहाँ तो बहुत सारी बातें होंगी, स्टॉक मार्केट की बात होगी, फाइनेंस की बात होगी, बैंकिंग सेक्टर की बात होगी। अब ये सब जो टर्मिनोलॉजीज होती है ना, ये सब चीज़ें हमने अखबारों में सुनी हुई होती हैं, अखबारों में कई बार गो थ्रू करी होती हैं, बट कभी दिमाग में इसका मीनिंग क्लियर नहीं होता, जिस वजह से हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो मुझे टफ लगेगा। एंड एक बार आपने जब दिमाग में ठान ही लिया या आपके दिमाग में आ चुका है कि कोई सब्जेक्ट टफ है, तो आप चाहे जितना मर्जी उसको पढ़ने की कोशिश करो, जितना मर्जी समझने की कोशिश करो, आपको तो वो चीज़ टफ ही लगेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे बड़ा जो बैरियर आता है ना इकोनॉमी को समझने के अंदर, वो यही है कि आपका माइंड सेट वैसे फ्रेम हो चुका होता है कि इकोनॉमी में तो इतनी सारी मुश्किल चीज़ें होती हैं, पता नहीं मैं कैसे पढ़ पाऊंगा जब मेरा बैकग्राउंड ही नहीं है। बट ये आपके दिमाग में जो मिसकंसेप्शन है ना, वही मैं आज तोड़ने आया हूँ। हम इसको पढ़ने का तरीका भी डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले आपको ये मिसकंसेप्शन अपनी दूर करनी है। पता है क्यों? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, जब मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, इकोनॉमिक्स, ये जो पर्टिकुलर शब्द है, ये दरअसल में एक ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका ग्रीक वर्ड है कौन सा है? ओइकोनोमिया। अगर आप इसका मीनिंग थोड़ा तलाशने की कोशिश करोगे, आपको देखने को मिलेगा कि इसका मीनिंग एक्चुअल में होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी कि घर को मैनेज करना। यहां से वर्ड निकल के आया है इकोनॉमिक्स। और एक्चुअल में इकोनॉमिक्स है भी यही। पता है क्यों? इकोनॉमिक्स ना, देखो, जो सब आपने बताया कि सर स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, आपका बैंकिंग, डेफिनेटली ये सब चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, बट इकोनॉमिक्स सिर्फ यही नहीं है। इकोनॉमिक्स इससे बहुत एक बड़ी चीज़ देखने को मिलती है। कैसे? आप जिंदगी में कोई भी काम करते हो, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स के फील्ड में आ जाता है। जैसे यहाँ पर वर्ड था ना, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अगर आप अपने घर के लिए, अब आपका घर है मान लो, अब आपके घर में भी क्या हो रहा है, कोई बंदा पैसे कमा रहा होगा, कोई बंदा पैसे खर्च कर रहा होगा, कुछ घर पे सामान आ रहा है, सब्जियां आ रही हैं, कुछ सी जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, ये सब भी आपके इकोनॉमी का ही हिस्सा हो जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये फैसला लेना कि घर का पैसा हमने कहाँ पर खर्च करना है, कहाँ से पैसा कमाना है, ये सब आपकी इकोनॉमी के अंदर ही आते हैं। आप कोई भी अपना काम करते हो, लेट्स से आपके पास आज के समय बहुत सारे ऑप्शंस थे। आप चाहते तो कैट के लिए तैयारी करते, आप चाहते तो किसी और XYZ एग्जाम के लिए तैयारी करते, पर आपने चुना UPSC के लिए तैयारी करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये भी अपने आप में इकोनॉमिक्स का ही डिसीजन है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, दुनिया भर में क्या है, दुनिया भर में कुछ रिसोर्सेज होते हैं। जैसे वक्त, वक्त क्या है? टाइम। टाइम एक रिसोर्स है। अब टाइम या कोई भी इस तरह से रिसोर्स हमेशा के लिए अनलिमिटेड नहीं हो सकते, ठीक है? अब रिसोर्सेज मैंने जैसा बताया लिमिटेड होते हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज को आप कैसे यूटिलाइज करोगे अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए, जिससे आपको सबसे ज्यादा खुशी होगी। यही है आपका इकोनॉमिक्स। कहने का अर्थ क्या है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपके रिसोर्सेज थे, कोई भी रिसोर्स, सिर्फ टाइम की बात नहीं कर रहा, पैसा, हर रिसोर्स की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। रिसोर्स तो हमारे रिसोर्स क्या हो गए, हमारे लिमिटेड है, पर हमारी जो ख्वाहिशें हैं, हम जो पाना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, हम क्या पाना चाहते हैं? सर बड़ी गाड़ी, बंगला, ये सब पाना चाहते हैं ना, तो ये वांट्स तो हमारी क्या हो जाती हैं? अनलिमिटेड। अब इन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके आप कैसे अनलिमिटेड वांट्स तो चलो फुलफिल नहीं हो सकती, पर कहीं ना कहीं अपनी वांट्स को आप कुछ हद तक कैसे फुलफिल कर सकते हो, उसी की स्टडी को हम नाम देते हैं क्या? इकोनॉमिक्स।
आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो होगा क्या, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब आप सारे एग्जाम्स की तैयारी थोड़ी कर सकते हो, आप एक एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो आपने वो वाली वांट फुलफिल करने की कोशिश करी जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आपको सबसे ज्यादा खुशी देगी। कैसे चूज करोगे? यही तो स्टडी है इकोनॉमिक्स की। आप चाहते तो मेरी वीडियो देखने की बजाय हजारों वीडियोस देख सकते थे, किसी और की वीडियो देख सकते थे, इस समय कुछ और कर सकते थे, पर आपने ये चीज क्यों चूज करी? क्योंकि आपने इस समय आपको ऐसा लगा कि सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट ये वीडियो देखने से होगा। इसी की स्टडी को इकोनॉमिक्स बोला गया। तो इकोनॉमिक्स दरअसल में कुछ नहीं है, इट इज द स्टडी ऑफ चॉइसेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने जिंदगी में कोई भी फैसला लिया हो, आई रिपीट, कोई भी फैसला लिया हो, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स डिसीजन है। मैंने डिसाइड किया मैं ये घड़ी चूज करूंगा, ये इकोनॉमिक्स डिसीजन था। मेरे बजट के अंदर मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस वाली घड़ी से आई, तो मैंने ये फैसला लिया, इसी को मैं इकोनॉमिक्स बोल दूंगा। आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे किसी किसी चीज करने के, कुछ आपने जिंदगी में कुछ, लेट से आप पॉलिटी के लिए कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई कहेगा लक्ष्मीकांत बढ़िया है, कोई कहेगा ये पढ़ेगा, कोई बोलेगा कि ये बढ़िया है। आपने कौन सा फैसला लिया लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर कहीं ना कहीं अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए? वो इकोनॉमिक्स का डिसीजन है। तो ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स सिर्फ बैंकिंग, सिर्फ स्टॉक मार्केट, सिर्फ आपका फाइनेंस ये नहीं है, इससे बहुत बड़ी चीज़ है। इकोनॉमिक्स हमारी, अगर मैं ये बोलूँ कि हमारी ज़िंदगी की स्टडी है, तो ये शब्द भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम हर जो फैसला लेते हैं कहीं ना कहीं उसमें ये जो इक्वेशन थी ना, ये बैठती हुई देखने को मिल जाती है, एंड इस इक्वेशन को स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो पहले जो मिसकंसेप्शन थी आपके दिमाग के अंदर कि नहीं यार इकोनॉमिक्स में बहुत मुश्किल चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, नहीं, आप अपनी ज़िंदगी को समझिए, अपने एग्जाम्पल्स को समझिए। आप कोई ना कोई फैसला लेते हैं, अगर आप इस तरह से इकोनॉमी को विजुलाइज करना स्टार्ट कर देंगे तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको इकोनॉमिक्स से डर नहीं लगेगा। पहली बात तो ये, ठीक है। अब सर इकोनॉमिक्स तो आपने थोड़ा बहुत हमें समझा दिया, पर एक्चुअल में ना बच्चों को जो दिक्कत बहुत बड़ी आती है वो ये आती है कि उनको लगता है कि कई बार जैसे शब्द होते हैं, जैसे आपके सामने दो शब्द मैं आपको यूज कर रहा हूं, एक वर्ड है आपका इकोनॉमिक्स, एक वर्ड है आपका इकोनॉमी। स्टूडेंट्स को अक्सर इसके बीच में अंतर ही समझ नहीं आता। जैसे चलो मैं इकोनॉमिक्स तो बताऊंगा ही, क्या आप लोग इन दो शब्दों के बीच में मतलब जानते हो, इनका अंतर जानते हो? जैसे एक वर्ड मैंने लेट से यूज कर दिया पॉलिटिक्स, और लेट से एक वर्ड मैंने यूज किया पॉलिटी। क्या ये दोनों वर्ड सेम है? पहले ये बताओ। नहीं, ये दोनों शब्द अलग अलग है। अगर आपने अपना यूपीएससी का सिलेबस देखा होगा, वहां पर वर्ड यूज है इंडियन पॉलिटी, है ना। पॉलिटिक्स क्या होता है? पॉलिटिक्स होता है हमारी राजनीति जो चल रही है कहीं ना कहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अखबारों में अक्सर पढ़ते हो कि भाई ये इस नेता ने इस नेता को ये बोल दिया, इसने इस नेता को वो बोल दिया, ये नेता इसको गाली दे रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये सब पॉलिटिक्स के दायरे में आती हैं। पर हमें सर पॉलिटिक्स नहीं जाननी होती। यूपीएससी एग्जाम के लिए यू डोंट नीड टू गो इनटू पॉलिटिक्स, यू नीड टू गो इनटू पॉलिटी। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ बहुत सिंपल सा है। हमें ये नहीं देखना कि यार उपराष्ट्रपति ने किसी राज्यसभा के मेंबर को क्या सुना दिया, या राज्यसभा मेंबर ने क्या बना दिया उपराष्ट्रपति जी को। हमें ये जानना होता है कि भाई उपराष्ट्रपति कौन है, उनकी क्या क्या पावर्स हैं, एक राज्यसभा मेंबर्स को कब हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमें ये नहीं जानना कि इस महाराष्ट्र के मिनिस्टर ने इसको क्या सुना दिया। हमें ये जानना होता है कि हाँ भाई एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। तो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटी। इन अ सिमिलर मैनर हमारे इकोनॉमिक्स और माइक्रो आपका जो इकोनॉमी है, इनके बीच में भी अंतर होता है। इकोनॉमिक्स तो मैंने आपको समझा दिया। इकोनॉमी क्या होता है ना, इकोनॉमी इकोनॉमिक्स की स्टडी को ही कहते हैं, बट एक्शन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात बोलता हूं भारत की अर्थव्यवस्था, तो यहां पर क्या हो गया ना, मैंने वर्ड यूज किया क्या, इंडियन इकोनॉमी। तो हुआ क्या है, इकोनॉमिक्स को जब मैं एक्शन में ले आया, जब मैंने उसको प्रैक्टिकल करना लग गया, तो कहीं ना कहीं वो आपका इकोनॉमी कहलाने लग जाएगा। यानी कि इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इन एक्शन। इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी। तो इस तरह से वो फर्क होता है यहाँ पे देखने को मिलता है। एक ये चीज पता होनी चाहिए। उसके अलावा जब मैं बात करता हूँ ना इकोनॉमिक्स की ही, तो इकोनॉमिक्स को हालांकि बहुत सारे अलग अलग पिलर्स हैं, पर दो मेजर पिलर्स के अंदर जो अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूं, तो एक आपका आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब मैंने वर्ड यूज किया माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है छोटा, मैक्रो मतलब होता है बड़ा। माइक्रो के अंदर क्या हुआ, माइक्रो के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप किसी एक सिंगल एंटिटी को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मेरा घर,
अब मेरे घर का, जैसे हाउस होल्ड मैनेजमेंट डिस्कस किया था, मेरे घर का क्या बजट है, कितना पैसा मैं कहाँ से कमा रहा हूँ, कितना हम कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, वो एक छोटे यूनिट की बात हो रही है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। या फिर लेट से हम किसी कंपनी की बात कर लेते हैं, लेट से आप बात करना चाहते हो फिजिक्स वाला की, हम भी एक कंपनी है, तो उसकी जब आप स्टडी कर रहे हो, एक सिंगल यूनिट की बात कर रहे हो, एक सिंगल एंटिटी या सिंगल फर्म की बात कर रहे हो, तो वो भी आपका माइक्रो में आ जाएगा। ऐसे इस तरह से छोटे लेवल के ऊपर स्टडी करना इस टर्म्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑन द अदर हैंड, जब आप एक बड़े लेवल के ऊपर किसी चीज को देखने की कोशिश करते हो, वो आ जाता है वर्ड क्या, मैक्रो। मैक्रो में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था, हम बात करते हैं कि देश की जीडीपी 8% से बढ़ रही है, देश में इतनी ज्यादा महंगाई है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, या दुनिया में ट्रेड इतने परसेंट से पिछले 5 साल में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। ये सब चीजें क्या है, ये आप नेशनल लेवल या ग्लोबल लेवल की यहां पे बात कर रहे हो। जब इस तरह से एक बड़े स्केल के ऊपर आप चीजों को स्टडी करने की कोशिश करते हो, तो वो आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो माइक्रो और मैक्रो का भी अंतर आपको पता होना चाहिए। अब जब मैं बात करता हूँ ना यूपीएससी एग्जाम की, तो डेफिनेटली माइक्रो से भी क्वेश्चन आते हैं, पर बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते। हमारे लिए जो ज़्यादातर जो स्टडी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों सर? अरे आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इन सब पोजीशंस के लिए स्टडी कर रहे हो, तो यहाँ पर ना आपको जो फैसले लेने होते हैं आगे जाके, जब आप सेक्रेटरी लेवल पे बनोगे, जब आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आते हो, तब कहीं ना कहीं मैक्रो लेवल के ऊपर आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। तो उसी का ही एक बेस आप कह सकते हो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि आपको मेजर लेवल के ऊपर स्टडी करना है। आपको ये नहीं देखना कि भाई रिलायंस क्या कर रहा है, ये नहीं देखना कि ये XYZ कंपनी क्या कर रही है, वो इन्वेस्टर के लिए अच्छे हो सकते हैं फैसले लेना, पर मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, पर यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर जो आपके 90% क्वेश्चन आएंगे ना, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से आएंगे। तो हमारा ज़्यादा ध्यान पढ़ते समय कहाँ पर होना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप लोगों ने कभी परेटो प्रिंसिपल के बारे में सुना है? एक ना बड़ा ही फेमस प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं परेटो प्रिंसिपल। इसको ना हम लोग 80-20 रूल भी कह सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं। होता पता क्या है, ऐसा कह लो जैसे मैं ये शर्ट पहन रखी है, ठीक है ना, तो ऐसा मुझे ना मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मेरे पास बहुत सारी शर्ट्स हैं, ठीक है, पर मैं एक चीज नोटिस करता हूं कि मैं ना 80% ऐसी या 20% ऐसी शर्ट्स हैं जिनको मैं 80% ऑफ द टाइम्स पहनता हूं। शर्ट्स तो बहुत सारी है मेरे पास, पर कुछ ऐसी टॉप की कुछ अच्छी शर्ट्स होंगी जिनको मैं बहुत ज़्यादा बार पहनूंगा, एंड कुछ ऐसी शर्ट्स होंगी जिनको बहुत कम बार पहनता हूँ। तो 20% शर्ट्स को मैं 80% टाइम्स वियर कर रहा हूँ, और बाकी की 80% शर्ट्स को मैं 20% टाइम्स वियर कर रहा हूँ। ऐसी और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो एक कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो सब लोग बराबर काम तो नहीं करते, कुछ लोग ज़्यादा काम करते हैं, कुछ लोग कम काम करते हैं। तो एक कंपनी में भी ना कुछ 20% लोग ऐसे होते हैं टॉप के, जो 80% कंपनी का काम संभाल के रखते हैं, बाकी के 20% थोड़ा कम काम करते हैं। बट आई होप यू गॉट माई थिंग। तो मेरे कहने का यहाँ पे पॉइंट ये था कि परेटो प्रिंसिपल ना आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। अब है तो दोनों ही इंपॉर्टेंट, पर आप नोटिस करो ज़्यादातर आपको सवाल यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 80% सवाल आपको यहीं से देखने को मिल रहे हैं, तो हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट हम यहाँ पर लगाएं। ऐसा ना हो कि हम मैक्रो ही पढ़े जाएं कई महीनों तक, और मैक्रो के ऊपर उतना ध्यान ही नहीं दिया। तो ध्यान देना ये ज़रूरी है कि कहाँ से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। अगर यहाँ से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, तो हमें अपनी मेहनत भी वहीं पर लगानी चाहिए। ये परेटो प्रिंसिपल आपने अपने लाइफ के अंदर आपने अप्लाई करने की कोशिश करी ना, तो बहुत यूजफुल देगा। जैसा मैं कह भी रहा था ना, लाइफ में क्या है, टाइम एक रिसोर्स है, और वो एक लिमिटेड रिसोर्स है कि नहीं? उस लिमिटेड रिसोर्स में आप क्या पढ़ रहे हो और क्या कम पढ़ रहे हो, ये भी डिटरमिन करता है आपका सक्सेस इस एग्जाम के अंदर। तो इकोनॉमिक्स एक्चुअल में रियल लाइफ की स्टडी है, जैसा मैंने आपको बता भी दिया परेटो प्रिंसिपल का एप्लीकेशन देके। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा हम और चीज़ें स्टडी करते हैं कि अगर हम बात करें दोस्तों कि कितने सवाल यहाँ से इकोनॉमी से हर साल पूछे जाते हैं, तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए। पिछले अगर मैं बात करूं, पिछले 9 साल की मैं बात करूं, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि हर साल लगभग 15-16 इस रेंज के अंदर हर साल आपके सवाल इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि लगभग 30-32 नंबर का जो पेपर होता है, एक सवाल 2 मार्क्स का हुआ ना, तो लगभग 30-32 नंबर का जो पेपर होता है वो आपका इकोनॉमी से ही आता है। बाकी और सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, मैं मना नहीं कर रहा बिल्कुल, जैसे पॉलिटी में काफ़ी सवाल आते हैं, हिस्ट्री से भी 10-12 सवाल आ जाते हैं, ज्योग्राफी से भी आते हैं, बाकी और सब्जेक्ट से भी डेफिनेटली काफ़ी सवाल आते हैं। बट
इंपॉर्टेंस आप समझो, यहाँ से 30-32 नंबर का पेपर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पिछले कुछ सालों की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो किसी साल देखो वैसे तो 75 भी गई है 2023 में, बट लेट्स नॉट उस चीज़ पे उतना बात नहीं करते, पर लगभग जो कट ऑफ जाती है ना पिछले, अगर मैं पिछले 4-5 साल की बात करूँ तो लगभग 90 के आसपास जाती है। ठीक है, एक रफ एस्टिमेट अगर मैं मानने की कोशिश करूँ, हालांकि मैंने बताया लोअर आपकी 75 भी गई है, हायर काफ़ी ऊपर भी है, 116 तक भी आई थिंक गई हुई है, बट अदरवाइज अगर मैं बात करूँ तो 90 के आसपास आजकल रह रही है। तो आप नोटिस कर रहे हो उस कट ऑफ का ना 1/3 वाला हिस्सा आप कहीं ना कहीं इकोनॉमी के नंबर से ही ला सकते हो। और अगर आपने ढंग से इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप नोटिस करोगे कि इकोनॉमी के अंदर लगभग 95% एक्यूरेसी लाना इज डेफिनेटली पॉसिबल। मान लेते हैं कि अगर 20 सवाल आते हैं ना, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हाँ एक सवाल टफ आ जाए प्रीलिम्स के अंदर, पर 19 सवाल डूएबल होते हैं, या 18 सवाल तो डेफिनेटली डूएबल होते हैं। आप पिछले 5-6 साल में कोई भी पेपर उठा के देख लो, अगर आपके इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल अच्छे हैं तो 90-95% एक्यूरेसी से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक आधा क्वेश्चन कई बार बाउंसर फेंक देता है यूपीएससी, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट थिंग, बट उसके अलावा सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं यहाँ पर करने। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए। हाँ, रटने की कोशिश करोगे, रट के आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, फिर ये एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी 95% वाली एक्यूरेसी, बट ये डेफिनेटली पिछले 6-7 साल का जो ट्रेंड बताता है ना, वो डेफिनेटली ये बताता है कि ये चीज़ अचीव करना डेफिनेटली पॉसिबल है। हर साल बहुत सारे मेरे बच्चे भी इनफैक्ट इससे ज़्यादा इवन 100% एक्यूरेसी भी आती है, बट ठीक है एक आधा पॉइंट में डिस्कार्ड कर दूँ तब भी 95% एक्यूरेसी तो आप यहाँ पर ला ही सकते हो। क्लियर हुई ये बात? तो इकोनॉमिक्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें इस पर प्रॉपर फंडामेंटल्स और इसकी अंडरस्टैंडिंग पे मेहनत करनी पड़ेगी। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं मेंस के अंदर भी, क्या मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है? हाँ जी बिल्कुल। मेंस की अगर मैं बात करूं, देखो आपका जो जनरल स्टडीज पेपर 3 है 250 मार्क्स का आता है ना, उस 250 मार्क्स का लगभग 40% जो वेटेज है वो इकोनॉमी और एग्रीकल्चर का देखने को मिल जाएगा। यानी कि 250 में से आपका 100 नंबर का जो पेपर होता है ना, वो आपका इकोनॉमी और एग्रीकल्चर कंपोनेंट से ही आता है। अब ये बात भी इंपॉर्टेंट हुई। एंड इवन अगर चलो मेंस की तो चलो मैंने बात बता ही दी आपको, मेंस के बाद आपका जो आखिरी पड़ाव आएगा इंटरव्यू। आप इस साल के ना 2023 के जो टॉपर्स हैं, आप जरा बात करना, मैं तो खुद बहुत बच्चों से बात हुई है जो इस बार 23 के अंदर जिनका रैंक आया है, बहुत सारे रैंक 6, रैंक 7, रैंक 15, कईयों से मेरी बात हुई है। तो कहीं ना कहीं बाद में अगर हम नोटिस करेंगे ना पिछले कुछ सालों का ट्रेंड, तो हमें नोटिस करने को मिलता है कि इंटरव्यू के अंदर इकोनॉमिक्स से बहुत सारे सवाल आते हैं। इवन कुछ दिन पहले रैंक 15 कुणाल रस्तोगी जी से बात हो रही थी, तो ही टोल्ड मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो इनसे इकोनॉमी में पूछे गए। क्योंकि देखो यार, अगर हमें हमारा जो टारगेट है कि हमें 2047 तक हमें एक विकसित भारत बनना है, हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, तो डेफिनेटली आने वाले 23 साल के अंदर हमें बहुत काम करना पड़ेगा। तो हम कैसे वो अचीव कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ब्यूरोक्रेट से एक अच्छी जिम्मेदारी उनकी रहेगी। तो इकोनॉमी के ऊपर आजकल फोकस बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए इकोनॉमिक्स हमारे इंटरव्यू में भी बहुत बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सब जगह यहाँ पे इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस है, और रियल लाइफ के अंदर तो इंपॉर्टेंस है ही है, जैसा मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी इस सब्जेक्ट को पढ़ते समय रटना बिल्कुल नहीं है, समझने की कोशिश करनी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, एंड अगर वो सही होगी ना तो इस एग्जाम के अंदर आप अच्छा स्कोर करोगे ही करोगे। प्रीलिम्स के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स का सिलेबस बस इतना ही मेंशन्ड है कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो बस इतना ही सिलेबस यहाँ पे मेंशन्ड है। देखो, इसको तो पढ़ के बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या पढ़ना है। इसके लिए आपको ध्यान में पता क्या रखना है, मैं मेंस का सिलेबस अभी दिखाऊंगा, वो भी चिंता मत करो। आपको ना अपने पढ़ाई करते समय आपको PYQs साथ में रखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आपके पास में होने चाहिए, क्योंकि वही आपको एज एन लाइट की तरह काम करेंगे आपके लिए कि आपको किस डायरेक्शन में कितना स्टडी करना है। जैसे अगर मैं बात करूँ ना, तो आप नोटिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम समझने के बाद हमें ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि कुछ एक अलग अलग तरह के प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कुछ सवाल आते हैं जो प्योरली आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, सारों की मैं अभी एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा। कुछ सवाल आते हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड के ऊपर होते हैं। कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो कुछ ना इकोनॉमिक्स की अपनी जो टर्मिनोलॉजी होती है उसके ऊपर आ जाते हैं, टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे सवाल होते हैं जैसे आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं। एक डॉक्यूमेंट आपका हर साल आपका बजट आता है और आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है।
कुछ सवाल आपके बजट और इकोनॉमिक सर्वे यहां से देखने को मिलते हैं। कुछ सवाल आपके ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से इंस्पायर्ड होते हैं। जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं न्यूज़ में चल रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोल चल रहा है या पेट्रोलियम चल रहा है, इनके ऊपर सवाल भी इस तरह से आ जाते हैं, राइट। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें सारी चीज़ें कंबाइन कर दी जाती हैं, या कुछ एक चीज़ें जैसे लेट से करंट अफेयर्स के अंदर कोई मुद्दा था, वो कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपके पूछा गया। टर्मिनोलॉजी कोई ऐसी थी जो आपने पढ़ी हुई थी बट कहीं ना कहीं क्योंकि वो करंट अफेयर में ज़्यादा थी, इस वजह से वो लिंकेज यहाँ पे पूछ किया गया। कुछ एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, अब ये जैसे यहाँ पे यूपीएससी ने ये वाला क्वेश्चन तो 2 बार पूछ चुका है, 2021 में भी आई थिंक 2018 में 2 बार ये सवाल आया है कि सेंट्रल बैंक या आरबीआई है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह काम करता है। अब ये एक टर्म है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जो कि हम आरबीआई के फंक्शंस के अंदर पढ़ते भी हैं, तो इनका मीनिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पहली बात तो ये कि ये टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। दूसरी बात हमें जो सीखनी है ना कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी यूपीएससी में कई बार रेपिटेशन देखने को मिल जाती है। तो जो मैं बात कह रहा था ना कि हमें पीवाईक्यूज करके जाने हैं विदाउट अ डाउट, इसमें कुछ संदेह होना ही नहीं चाहिए। बहुत बच्चे कुछ बोलते हैं सर मैं ये बुक पढ़ लूँ, वो बुक पढ़ लूँ, वो बुक पढ़ लूँ, और इस चक्कर में पीवाईक्यू या सिलेबस को मिस कर देते हैं। ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्लियर हुई ये बात। और जैसे क्वेश्चन हो गया, जैसे यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है कि हमारा जो इंडियन रुपी है वो कहीं ना कहीं नीचे गिरता है, तो कौन से एफर्ट्स यहाँ पे हमारे काम आ सकते हैं। अब देखो यार, ये वाला जो मुद्दा था ना ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में था। हालांकि हम लोग पढ़ते हैं इस चीज़ को भी कि कैसे आप अगर रुपया गिर रहा है उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। ये बात हमारी स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग में आती है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में हम इसको डिस्कस करते हैं। पर जब ये सवाल पूछा गया उस समय ना बहुत रेगुलरली ये न्यूज़ में आ रहा था कि भारतीय रुपया नीचे गिर रहा है, हम यहाँ पर हम क्या स्टेप ले रहे हैं, कैसे कैसे हम इसको बेटर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपकी अखबारों में आ रही थी। तो हुआ क्या, स्टैटिक में चीज़ चल रही थी, उसको कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर के साथ इंटीग्रेट किया एंड यूपीएससी ने सवाल पूछा। तो हाँ जी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी ज़रूरी है, बट जो मुद्दे कहीं ना कहीं खबरों में चल रहे हैं उनके ऊपर एक अच्छी पकड़ होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसी तरह से ये हो गया कोल सेक्टर के बारे में, जैसे ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और भी आगे लेक्चर्स के अंदर जब हम डिस्कस किया करेंगे ना, तब मैं आपको करवाऊंगा सारे आपको एमसीक्यूज वगैरह, तो इनकी आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ें आप टैकल करना सीख लोगे। तो ये तो बात थी सर प्रीलिम्स की, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से और भी सवाल पूछे गए हैं। कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं या टॉपिक्स होते हैं जहां पर आपकी इकोनॉमी की जो नॉलेज है उसको पॉलिटी के साथ चेक किया जाता है। जैसे एक तो बजट वाला टॉपिक है, वो आपका इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों का मिक्सचर हमें देखने को मिलता है। उसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात हो रही है आरबीआई एक्ट की, संविधान की बात हो रही है, तो ये चीज़ें अगर आपने कहीं ना कहीं पॉलिटी में पढ़ी होंगी कि संविधान के अंदर तो आरबीआई की कोई बात ही नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्टेटमेंट्स तक पहुँचना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इकोनॉमी को अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स का लिंकेज करके भी थोड़ा थोड़ा देख पाओगे ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आंसर्स को अच्छे ढंग से उनको अप्रोच करने का तरीका आपका बढ़िया हो जाएगा। क्लियर। तो ये बात हुई हमारी प्रीलिम्स के स्पेसिफिक। अब आ जाते हैं थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव से। अब देखो प्रीलिम्स का सिलेबस तो 1 से 1.5 लाइन का था, वो हमने देखा, पर अगर मैं बात करूं मेंस के सिलेबस की ना, तो मेंस का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंशनड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पूरा मैंशनड है, इंडियन इकोनॉमी and issues related to planning, mobilization of resources, growth, development, employment, right? इसके अलावा inclusive growth, government budgeting, effects of liberalization on economy, changes in industrial policy, effects on industrial growth, infrastructure हो गया, इसके अंदर आपका energy, ports, roads, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, ये सब आ गया, एंड साथ साथ आपका आ गया इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। ये कुछ आपकी इकोनॉमी का सिलेबस है। हर एक वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक वर्ड के ऊपर अगर आप पिछले 6-7 साल के पेपर देखोगे, हर एक शब्द के ऊपर सवाल आया हुआ है। ग्रोथ के ऊपर कई बार सवाल आया हुआ है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या होता है, कैसे कैसे दोनों में वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। कई बार हमारे यहाँ पे ग्रोथ होती है पर उसमें डेवलपमेंट नहीं होती, तो क्या मतलब है उस चीज़ का। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर तो अभी पिछले साल भी सवाल आया था कि एम्प्लॉयमेंट हम निकालते तो हैं पर उसमें क्या क्या इशूज़ हैं, मेथोडोलॉजी के अंदर कैसे बेहतर किया जा सकता है। इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर तो 3-4 बार सवाल आ गया कि क्या इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ वाकई में हो रही है या नहीं हो रही, क्या इंक्लूसिव ग्रोथ आपकी लिबरलाइज्ड इकोनॉमी के अंदर पॉसिबल है भी या नहीं है। ऐसे सवाल पूछे गए हैं। आपको दोनों तरफ के पक्ष आपको पता होने चाहिए।
उसके साथ साथ गवर्नमेंट बजटिंग के ऊपर सवाल आया हुआ है। हालांकि इसके ऊपर सवाल थोड़े कम आते हैं, पर जैसे 2021 या 21 के पेपर के अंदर कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट के बीच में डिफरेंस पूछ लिया था। प्योरली स्टैटिक चीज़ थी, हम जो कि पढ़ते हैं अपने प्रीलिम्स की तैयारी के अंदर, उसके एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मेंस के अंदर भी देखने को मिले। लिबरलाइजेशन का क्या इफेक्ट आया, राइट। और यहाँ से एक सवाल तो आता ही आता है, कभी वो एनर्जी के ऊपर पूछ लेगा, कभी आपका रोड्स के ऊपर पूछ लेगा, कभी एयरपोर्ट से रेलवेज। पिछले साल जैसे आई थिंक 22 में रेलवेज के ऊपर आया था, एनर्जी के ऊपर तो आता ही आता है, क्योंकि मतलब जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है ना या फ्यूचर एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है यूपीएससी का। बाकी इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के ऊपर भी एक साल छोड़ के अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कुछ सिलेबस है आपकी इकोनॉमी का। पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई यहाँ पे ना इकोनॉमी से कितने नंबर का पेपर आता है मेंस में, 100 नंबर का। अब ये 100 में भी बाइफर्केशन है, 50 नंबर का सिलेबस तो मतलब 50 नंबर का पेपर तो इन पर्टिकुलर टॉपिक से आता है, इसको मैं इकोनॉमी बोल दूंगा। बाकी का जो 50 नंबर का पेपर आएगा वो आपका एग्रीकल्चर से आएगा, और एग्रीकल्चर वाला पोर्शन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, ये रहा आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं कि मेजर क्रॉप्स क्या हैं देश भर के अंदर, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, इरीगेशन की यहाँ पे बात होती है, किस किस तरह के इरीगेशन सिस्टम हमें देखने को मिल जाते हैं, ई टेक्नोलॉजी की बात हो जाती है, यहाँ बात होती है स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग, इनके अंदर किस तरह के इश्यूज हैं हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। प्लस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज के ऊपर सिलेबस में मैंशनड है। आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये एक टॉपिक पीडीएस जिसको हम बोलते हो, एमएसपी हो गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया, राइट, आपका फूड सिक्योरिटी हो गया, एनिमल रेयरिंग हो गया, ठीक है, बफर स्टॉक हो गया, एंड लास्टली आपका जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, एंड आपके लैंड रिफॉर्म्स हो गया, राइट। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे इस तरह से एग्रीकल्चर का सिलेबस है। अब देखो मेंस का फ़ायदा यही है कि मेंस का सिलेबस अपने आप पे बहुत डिटेल में गिवन है, बहुत डिटेल में। तो अगर हमारे नोट्स अच्छे होंगे ना तो मेंस के अंदर हमारे पास एक एज हो जाता है, एक एडवांटेज हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं ना ज़्यादातर वो डायरेक्ट आते हैं, कुछ एक क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है, पर एक कंसिडरेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह से उनको आंसर करना हमारे लिए आसान तब हो जाएगा अगर हमारे पास उनके अच्छे नोट्स होंगे जिनको हमने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया होगा। मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल्स देता हूँ। जैसे ये पिछले साल का पेपर है 2023 का, आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया एमएसएमईज के रिगार्डिंग एंड किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे यहाँ पे बढ़ सकती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, राइट। उसके अलावा डिजिटलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ये अनएम्प्लॉयमेंट की मेथोडोलॉजी जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था। फिर कुछ ऐसे सवाल हैं जो करंट अफेयर्स के साथ हैं, जैसे केयर इकॉनमी हो गया, मॉनिटाइज्ड इकॉनमी हो गया, इनके बीच में अंतर क्या क्या होता है एंड कैसे केयर इकॉनमी को मॉनिटाइज्ड इकॉनमी के अंदर लेकर आ सकते हैं, ये सब पूछा गया है। ऐसे ही आपके अब यहाँ पे ना नोटिस करना, जो आपके एग्रीकल्चर वाला पोर्शन ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेपिटेशन है। नोटिस करना, यहाँ पर एक सवाल पूछा गया ई टेक्नोलॉजी के बारे में, दूसरा सवाल आपसे पूछा गया लैंड रिफॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर्स के बारे में, तीसरा सवाल आपके पूछा गया क्रॉपिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं, राइट, मार्केटिंग के बारे में सवाल हैं यहाँ पे, एंड लास्टली आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज के बारे में सवाल पूछा गया। अब मैं आपको एम्फेसाइज ये बार बार क्या कर रहा था कि एग्रीकल्चर के अंदर मेंस आपको बहुत ध्यान से देना है, क्योंकि 50 नंबर का पेपर यहीं से आता है और सारे के सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस से एज इट इज उठ के आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये वर्ड्स देख रहे हो, ई टेक्नोलॉजी, लैंड रिफॉर्म्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज, क्रॉपिंग पैटर्न, ये सारे वर्ड्स आपको एज इट इज देखने को मिल जाएंगे अपने सिलेबस के अंदर। ये रहा आपका लैंड रिफॉर्म्स, राइट, ये वर्ड है आपका ई टेक्नोलॉजी, ये है आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, और एक था क्रॉपिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए। एग्जैक्ट जो आपके सिलेबस में चीजें मेंशन है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। थोड़ा बहुत किसी किसी क्वेश्चन में है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट लार्जर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर व्हिच हैव बीन डायरेक्टली आस्क्ड, डायरेक्टली ऐसे सिलेबस को देखते ही ऐसा लग रहा है कुछ क्वेश्चंस के अंदर तो कि जिस बंदे ने सवाल बनाया है ना उसके सामने बस सिलेबस था, उसने सिलेबस के वर्ड्स को यहाँ पे उठा के सवाल पूछ लिया। और भी इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा, जैसे अगर उससे पिछले सालों के अंदर जाऊं तो स्पेशली मैं अगर आपसे ना डिस्कस करूं जो आपका एग्रीकल्चर वाले सवाल थे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सवाल पूछा गया पीडीएस के बारे में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मैंने आपको दिखाया था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एज इट इज वर्ड है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसके बारे में सवाल पूछा गया। और क्या है क्वेश्चन, और इसके अलावा क्वेश्चन है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स के बारे में, राइट, और साथ साथ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ये वर्ड आपको नहीं देखने को मिलता आपके सिलेबस के अंदर, बट अदरवाइज बाकी सब आप चीज़ें देखो, चाहे आप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम को देख लो, राइट, ये रही आपकी अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के बारे में, एंड उसके अलावा बाकी जो सवाल थे एक पीडीएस के ऊपर था एंड एक और कोई सवाल था, ठीक है ना, वो आपका था आई थिंक
तीसरा सवाल जो था वो आपका था विद रिगार्ड्स टू स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब यहाँ पर भी इसको देख लो, ये रहा आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड उसका वर्ड क्या है आगे, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। एज इट इज यहाँ से सिलेबस से क्वेश्चन डायरेक्टली पिक हुआ है, एज इट इज स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या, मुझे बताओ। तो ये वो वाले एग्रीकल्चर वाला पोर्शन, वो वाला पोर्शन है जो कहीं ना आपको बहुत आराम से, बहुत आसानी से आप टैकल कर सकते हो, जिनमें अच्छे खासे नंबर आप ला सकते हो। ये एग्जांपल और देख लो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ही ना क्वेश्चन आपका सिमिलर तरह से बार बार रिपीट हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पर कि ये क्वेश्चन सेम है, नहीं, बट सिमिलर कंटेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हुए आप बाकी सारे सब क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। तो अगर आपने PYQs अच्छे से करे हुए होंगे ना, मान लो आपने ये क्वेश्चन अगर किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं बाकी क्वेश्चन टैकल करना भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है। और अगर आप नोटिस करो, जैसे 2022 का मैं आपसे सवाल डिस्कस कर रहा था इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का, अब ये वर्ड आपके सिलेबस में नहीं देखने को मिलता, पर आप नोटिस करो अगर किसी बच्चे ने 2019 का क्वेश्चन ट्राई किया होता अपने घर के ऊपर कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किस तरह से मदद करता है आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सस्टेन करने के लिए, ये वाला बंदा पक्का ही बड़े आराम से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाता। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको PYQs के ऊपर अच्छी पकड़ होगी तो आपको थीम्स रिपीट होती हुई देखने को मिलेंगी, एंड अगर आपने उन थीम्स के ऊपर अच्छे से काम कर लिया, उनके कॉरस्पॉन्डिंग अच्छे से नोट्स बना लें, तो आप रियलाइज करोगे कि आपका एक मेजर पोर्शन बहुत अच्छे से टैकल हो चुका है। एंड ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आपके पास रेडीमेड आंसर्स होंगे, तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में लिखने के लिए, तो टाइम भी सेव होगा, अच्छे कंटेंट भी होगा, तो अच्छे मार्क्स भी मिल पाएंगे, एंड कहीं ना कहीं जिससे आपकी अच्छी रैंक आ पाएगी। और भी ऐसे बहुत सारे आपको मैं थीम्स गिना सकता हूँ, जैसे माइक्रो इरिगेशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया, वाटर केयर के बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा बहुत चेंज करता है बट सिमिलर लाइंस के ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी इसके अलावा जैसे मैं बात करूँ राइस फीड सिस्टम की, ठीक है, क्रॉस डाइवर्सिफिकेशन की, इसके ऊपर भी मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है। तो PYQs अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करे होंगे ना मेंस के अंदर, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे। तो इन दी एंड अगर मैं बात करूँ ना, तो देखो तीनों स्टेजेस, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करो, चाहे आप बात कर लो मेंस की, चाहे आप बात कर लो इंटरव्यू की, यहाँ तीनों स्टेजेस के ऊपर आपको इकॉनमी बहुत ज़्यादा मदद करने जा रहा है। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इकॉनमी पढ़ रहे हो, एक तो सिलेबस आपके साथ डेफिनेटली होना ही चाहिए, मतलब प्रीलिम्स का जो छोटा ही सिलेबस है, बट मेंस का सिलेबस आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम प्रीलिम्स मेंस दोनों के आपके पास PYQs ज़रूर से होने चाहिए, क्योंकि वही आपको एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करेंगे ये देखने के लिए कि किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है। बाकी देखो, सबसे पहला स्टेप जो मैं कह ही रहा हूँ, वो आपको अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल देनी है कि भाई इकोनॉमिक्स मुश्किल है। सिलेबस देखा ना, बैंकिंग, फाइनेंस, ये बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है, नो डाउट अबाउट इट। मॉनेटरी पॉलिसी हम पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में, बट ये एक छोटा पार्ट है। उसके अलावा एग्रीकल्चर भी इसका हिस्सा है, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, आपकी रोजगार के बारे में पढ़ेंगे, गरीबी के बारे में पढ़ेंगे। ये सब आपकी जिंदगी को इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें। यहाँ पर कोई बाहरी दुनिया के बारे में नहीं हम पढ़ रहे, हमें अपनी लाइफ की स्टडी करनी है, यही है आपकी इकोनॉमिक्स। एंड अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे, अपने दिमाग का जो डर है अगर आप उस चीज़ को निकाल दोगे, तो आप रियलाइज़ करोगे कि आप इकोनॉमिक्स को समझने के लिए पहला जो स्टेप था ना, वो आप पहला स्टेप ले चुके हो। अब इस पहले स्टेप के कॉरस्पॉन्डिंग आगे आगे धीरे धीरे करके आपको बिल्ड करते रहना है, ताकि आपको पूरी इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ आए, यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एक स्ट्रैटेजी जो आपको मदद कर सकती है अपने इकोनॉमी के सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया करने के लिए। तो दोस्तों, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।